साथियों, कई लोग अपनी प्रॉपर्टी जिसमें कि मकान हो गया, दुकान हो गया, उनको किराए पर देना चाहते हैं। लेकिन दिनों दिन जो किराएदार और मकान मालिक के विवाद बढ़ते जा रहे हैं और मकान मालिक और दुकान मालिकों को लिटिगेशन का सामना करना पड़ रहा है और वो चाह कर भी उनकी दुकानें खाली नहीं करवा पाते हैं, मकान खाली नहीं करवा पाते हैं। ऐसी स्थिति में आज कई मकान मालिक और दुकान मालिकों के मन के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि हम यदि अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं। भविष्य में वह किराए का समय पे भुगतान नहीं करता है, प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में किराएदार हो या फिर मकान मालिक वह ट्रिब्यूनल में जाते हैं। यानी कि कई राज्यों के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल यानी कि किराया अधिकरण न्यायालय बने हुए हैं और वहां जाने के बाद सिविल केस लगता है और जहां पर किराएदारों के अधिकारों को कई हद तक सुरक्षित किया गया है, तो मकान मालिक दुकान मालिक चाह कर भी उस परिसर को खाली नहीं करा पाता है और उसे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। वहीं पर विवाद बढ़ने की स्थिति में जो किराया है वह भी वही जमा होने लगता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को देखकर कई लोग ये सोचते हैं कि मकान को रेंट पर देना, किराए पे देना खतरे का खेल है। तो साथियों, एक और एग्रीमेंट जिसे कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, यदि कोई भी मकान मालिक दुकान मालिक अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट निष्पादित करता है तो वह रेंट एग्रीमेंट से कई गुना बेहतर है। लेकिन लोगों को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। तो रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कोई ज्यादा मेजर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है वह मेजर डिफरेंस जो है वह मकान मालिक के दुकान मालिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। तो आज ये जानना जरूरी है कि रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाना चाहिए, दोनों के अंदर क्या अंतर है और किस तरीके से एक मकान मालिक दुकान मालिक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से ज्यादा सुरक्षित है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों बनाना चाहिए। साथ ही ये कहूंगा कि आपकी यदि कोई भी कानूनी समस्या है तो उसके समाधान हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर अवेलेबल है। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। कई लॉन्ग वीडियो है, कई शॉर्ट वीडियो है, जहां आपकी हर कानूनी समस्या के बारे में हमारे द्वारा वीडियो पोस्ट है। अतः कॉल करने की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी आवश्यक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। कॉल बुक होगी तो आपको फोन आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपको लगता है कि रेंट एग्रीमेंट बनाना यानी कि किराएदार के अधिकारों को मजबूत करना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में क्या फर्क है? तो देखिए, दोनों ही जो है वह एग्रीमेंट है। किराया इकरार भी एक एग्रीमेंट है और लीव एंड लाइसेंस भी एक एग्रीमेंट है। ये आप 11 महीनों का बना रहे हैं, वो भी आप 11 महीनों का बना सकते हैं, क्योंकि 12 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट बनाने पर उसको आपको रजिस्टर्ड कराना होता है सब रजिस्ट्रार कार्यालय से। तो अब जैसे रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति के साथ किराया चिट्ठी बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस व्यक्ति को जैसे ही आप चाबी देते हैं तो ऑन पेपर भी ये चीज लिखी होती है कि आपने उस व्यक्ति को भौतिक कब्जा यानी उस प्रॉपर्टी का कब्जा सुपुर्द कर दिया है। यानी कि आज की तारीख से उस संपत्ति पर कब्जा जो है वह लीगली भी और प्रैक्टिकल रूप से भी वह प्रॉपर्टी पे जो पोजीशन है वह किराएदार का बन गया। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आप भले कुछ भी मेंशन करो, लेकिन उसकी उपधारणा यह है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर आपने जो प्रॉपर्टी दी है उसका प्रैक्टिकल कब्जा तो आपने उसको दे दिया है, लेकिन जो लीगली पोजीशन है यानी कि कानूनी जो कब्जा है वह कानूनी कब्जा यानी कि एक्सक्लूसिव
पोजीशन जो है वह आपका माना जाता है और वह आपका अधिकार है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं कि जब रेंट एग्रीमेंट के अंदर कोई विवाद होता है तो उसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, यानी किराया अधिकरण न्यायालय, जहां पर किराएदारों के पक्ष में कई जजमेंट हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो ऐसे मामलों के अंदर किराएदारों के अधिकारों को कई हद तक सुरक्षित किया गया है और एक बार व्यक्ति ने वहां पर कोई पिटीशन फाइल की तो उसको निपटने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे तो वह व्यक्ति रेंट ट्रिब्यूनल जाने से रहा, क्योंकि वह किराया अधिकरण में जा नहीं सकता, क्योंकि उसका जो एग्रीमेंट है वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, किराया अधिकरण का या किराया एग्रीमेंट यानी कि रेंट एग्रीमेंट नहीं है। तो यह आपके लिए एक और अच्छी बात होती है कि आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं होके लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। यह कुल मिलाकर मकान मालिक और दुकान मालिक के लिए काफी बेहतर जानकारी है। अगली बात यह होती है कि जब रेंट एग्रीमेंट बनता है और रेंट एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद चाहे मकान मालिक चाहे किराएदार, दोनों में से यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ की अवस्था में अगर किराएदार की जो मौत हो गई तो ऐसी अवस्था में उसकी पत्नी या उसका जो विधिक वारिसान है वह उसको एग्जीक्यूट करा सकता है अपने नाम से, और मकान मालिक जो है अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह उनकी पत्नी या उनके जो परिवारजन विधिक वारिसान है उनके नाम से वो पुनः एग्जीक्यूट होगा। जितने समय के लिए बना हुआ है उतने समय के लिए वह खत्म नहीं हो जाएगा। पार्टी की डेथ हो गई तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर जो एग्रीमेंट करता है वो कहलाता है लाइसेंसी और दूसरा कहलाता है पक्षकार लाइसेंसर। यदि दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो वह एग्रीमेंट पूरी तरह समाप्त। उसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना आप पर निर्भर करता है कि वापस बनाना या नहीं बनाना है। इसके साथ यह है कि रेंट एग्रीमेंट में यदि आपने क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है, आप किसी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को आप किराए पे नहीं दोगे, तो वह व्यक्ति जो किराएदार है वह उस प्रॉपर्टी को सबरेंट कर सकता है, किसी और को भी किराए पर दे सकता है और आप वहां उसे रोक नहीं सकते हैं यदि आपने रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लोज नहीं डाला है तो। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में क्लियरली है कि आपको दिया है तो आप ही रखेंगे, दूसरे को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि शर्तें अधिरोपण की बातें हैं कि जब किराएदारी विवाद उठता है तो यह सिविल केस की तरह चलता है, लंबा चलता है। लेकिन वही बात जो आपको पहले बता दी कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर लीगली जो पोजीशन है वो आपका अपना कहलाता है, तो आप जब चाहे तब उस एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि यदि मकान मालिक ने, यानी कि मैं किराएदारी की बात कर रहा हूं, मकान मालिक ने यदि अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दी किसी थर्ड पार्टी को और रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, ऐसी अवस्था में आप उस व्यक्ति को खाली नहीं करवा सकते और दूसरा व्यक्ति जिसको बेचा है उसको भी उस अनुबंध का पालन करना है, भले ही वह किराया इकरार रेंट एग्रीमेंट अपने नाम पर एग्जीक्यूट कराए बचे हुए समय के लिए। लेकिन लीव एंड लाइसेंस मामले के अंदर यदि आपने मकान बेच दिया तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में यह विवाद आपके सामने नहीं आता है। दूसरी बात यह हो गई कि शब्दों का अंतर क्या है? नियम, शर्तें, कायदे सब कुछ वही रहते हैं। जहां रेंट एग्रीमेंट लिखा है वहां लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखा जाएगा, जहां मकान मालिक लिखा है वहां पे लाइसेंस ही लिखा जाएगा, जहां पे किराएदार लिखा है वहां पे लाइसेंसर्स लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब शब्दों का अंतर है। जो किराए की बात करते हो कि किराए को क्या कहेंगे, किराए को लाइसेंसी फीस कहेंगे। तो साथियों कुल मिला के ये मेजर अंतर है। कुल मिला के रेंट एग्रीमेंट से बेहतर यह है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया जाए, जिससे कि जो किराएदार है उसके जो अधिकार है कुछ हद तक मतलब वह रहे और मकान मालिक अपने आप को सुरक्षित कर सके। और आए दिन जो घटनाएं होती है खाली न करने की, या जो अभी आपको मैंने सारी चीजें सुनाई उसके अंतर्गत आपका बचाव बेहतर तरीके से हो सकता है। साथ ही इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी विशेष मुद्दे पर बात करना चाहे तो ही कॉल बुक मैसेज करें। बाकी तो सभी समस्त कानूनी विवादों से संबंधित, समस्याओं से संबंधित कई वीडियो, 2000 से अधिक वीडियो हमारे इसी चैनल पर पोस्ट है। तो बने रहे साथियों। नमस्कार, जय हिंद,
जय मेवाड़।